बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलात और हम खबरें आपसे शेयर करते हैं। रजीम चेंज ऑपरेशन वालों ने जो सोचा था वो हुआ नहीं, और अब भी जो कुछ सोचा जा रहा है वो आइंदा भी नहीं होगा। और उसकी एक ही वाहिद वजह है, एक है कुदरत, अल्लाह ताला जिसे कहते हैं, और अल्लाह ताला के अपने मंसूबे हैं। और इंसान जो है वो अपने अपने मंसूबे बनाता रहता है, और वो ये समझता है कि वो जो चाहे कर सकता है, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं है। वो सिर्फ सोच सकता है, उसके अमली इक़दाम और उसकी अमल पजीरी है वो अल्लाह ताला के इज़्न के बगैर हो नहीं सकती। और यही कुछ पिछले 18-20 माह से पाकिस्तान में हो रहा है। 18-20 माह से पाकिस्तान में एक तमाशा, एक खेल खेला जा रहा है, और तमाम के तमाम ताकतवर लोग जो हैं वो समझते हैं कि सब कुछ उनके कंट्रोल में है, और वो जो चाहें कर सकते हैं। और मुख्तलिफ किस्म के पोस्ट्स आ रही हैं सोशल मीडिया पे, ये गर्दिश कर रही है, और ये खबर दौड़ रही है कि जनाब फैसले कर लिए गए हैं, बस अब अमल दरामद का वक्त है। लेकिन हकीकत यह है कि जिस शख्स को आउट करने के लिए, जिस जमात को तोड़ने के लिए इतने इक़दामात, इतना जुल्म किया जा चुका है, वो सियासी जमात पहले से कहीं ज़्यादा मजबूत, और वो लीडर पहले से कहीं ज़्यादा मकबूल हो चुका है। अब 3-4 खबरें आपके साथ शेयर करने लगा हूँ, इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट है, क्योंकि जो लाडला सरकार है उसकी हालत बहुत बुरी है। और उसकी हालत इसलिए बुरी है कि इलेक्शन ट्रिब्यूनल से, जो कि जिनके कागजात रिजेक्ट हुए थे, वहाँ से जो खबरें आ रही हैं पाकिस्तान भर से, वो खबरें हैरान कुन तौर पर ऐसी हैं कि हमारे यहाँ पे हम बैठे सोचते हैं तो जिनके साथ से गुजर रही है उनका क्या बनेगा। उसकी वजह यह है कि जितने भी कागजात रिजेक्ट किए गए थे, एक एक कैसे रिपोर्ट किया जाए कि वो सारे के सारे कागजात मंजूर हो रहे हैं, और तमाम मरकजी रहनुमाओं के अब तक जो कागजात हैं, मोस्टली जिनके फैसले हो चुके हैं, वो सारे के सारे रेस्टोर हो गए हैं। खैबर पख्तूनख्वा से आप चले जाएं तो सवात सारे का सारा हल्का क्लियर हो चुका है, और आतिफ खान साहब के कागजात मंजूर हो चुके हैं। और इसी तरीके से नदीम अब्बास 12 के कागजात मंजूर हो चुके हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ये सारे। अयाज अमीर साहब के कागजात मंजूर हो चुके हैं। इसी तरीके से पिशावर हाई कोर्ट से जो इतलात आ रही हैं उसमें असद कैसर साहब, तुफैल अंजुम, जाहिर शाह तोरो, इफ्तिखार मिशवानी और गुल जफर समेत कई रहनुमाओं के, जो दीगर रहनुमाओं के नाम शेड्यूल 4 में डालने से रोक दिया गया है, क्योंकि शेड्यूल 4 में डाल के इनको खतरनाक मुजरिम करार दिया जाना था। NA 62 कचलाग से बलूचिस्तान के साबिक गवर्नर और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सैयद जहूर आगा के कागजात मंजूर हो चुके हैं। शुएब शहीन साहब के कागजात मंजूर हो गए हैं। अयाज अमीर साहब का मैं आपको बता चुका हूँ। डॉक्टर अमजद अली साबिक सूबाई वजीर खैबर पख्तूनख्वा के कागजात नामजदगी PK-07 और PK-08 सवात से मंजूर हो चुके हैं। इसके अलावा जी PTI के तकरीबन इस्लामाबाद से तमाम उम्मीदवारों के कागजात मंजूर हो गए हैं PTI से। NA 8 से साबिक MNA गुल जफर खान के कागजात मंजूर, न्याजुल्ला न्याजी कागजात मंजूर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक। और इस तरीके से 70 से जायद उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी अब तक इलेक्शन ट्रिब्यूनल से मंजूर हो चुके हैं। खैबर पख्तूनख्वा से एक और जो लिस्ट है उसमें मजीद कुछ नाम शामिल हैं। उमर अयूब खान है, आतिफ खान है, महमूद खान है, शौकत यूसुफ सही है, शहराम तरक्की है, इफ्तिखार मिशवानी, अब्दुलसलाम अफरीदी है, उमर काका केल है, मुजाहिद अली है, शफीउल्लाह है, अमीर फरजंद है, अदनान खान है। इनके कागजात भी मंजूर हो चुके हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चौधरी इलियास मेहरबान के कागजात नामजदगी मंजूर हो चुके हैं। फरजाना कौसर के कागजात मंजूर हो चुके हैं। जुबैर फारूक के कागजात मंजूर हो चुके हैं। नसरुल्लाह के कागजात जमात इस्लामी के मंजूर हो चुके हैं। वकार जफर बख्तावी के कागजात मंजूर हो चुके हैं। आमिर मुगल के कागजात मंजूर हो चुके हैं। इतना कुछ हो चुका है, और इनके जो कागजात रिजेक्ट किए गए थे वो भी एक दिलचस्प सूरत हाल है। जस्टिस अरबाब ताहिर ने काफ़ी इनको किया है, बेइज्जत किया है आरोज को, और उसमें 15,000 रुपये बिजली का बिल नहीं दिया, करंट महीने का बिल नहीं दिया, उस पर कागजात रिजेक्ट हो गए। 5 मिनट में रिटर्निंग अफसर भी ये हल कर सकते थे। जस्टिस अरबाब ताहिर साहब ने कहा कि ये छोटे छोटे मसाइल हैं, यहाँ पे लेके आए हैं और हमारा कागज भी ज़ाया करवाया, वक्त भी ज़ाया करवाया। अगर ये छोटी छोटी पैटी चीज़ें हैं उनको देख लिया जाता तो यहाँ पे आने की ज़रूरत ही ना पड़ती।
PTCL पर कागजात नामजदगी मुस्तरद करना, ये क्या है? जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर साहब ने पूछा। लिखा हुआ है PTCL का बिल डिफाल्टर है, PTCL ने से क्लियरेंस दी हुई थी। जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर का इजहार हैरानगी कि ये सब कुछ होने के बावजूद भी ये सब कुछ किया जा रहा है। तो बहरहाल सिचुएशन ये है कि जिस टोले को ये लाना चाहते हैं उस टोले की कारकर्दगी ये हमारी नहीं है, बल्कि इनकी अपनी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की ये कारकर्दगी है। वो कहते हैं जी, इत्तेहाद और निगरान हुकूमत के दौर में मुल्क पर कर्जे में 12,000 अरब रुपए का इजाफा हुआ है। सिर्फ एक साल में कर्जा 12,430 अरब रुपया बढ़ गया है एक साल में। मरकजी हुकूमत के कर्जे ये इजाफा नवंबर 22 से नवंबर 23 के दौरान हुआ। अब नवंबर 22 में कौन था? शहबाज शरीफ साहब थे, और नवंबर 23 में कौन है? काकर साहब हैं। इन दोनों को मिला के ये जो है ये रिजल्ट निकला है। और नवंबर 22 से नवंबर 23 के दौरान जुलाई तक नवंबर 2023 में वफाकी हुकूमत का कर्जा 2,549 रुपए बढ़ा। अक्टूबर के मुकाबले में नवंबर 2023 वफाकी हुकूमत के कर्जे 907 अरब रुपए का इजाफा हुआ, और वफाकी हुकूमत का कर्जा नवंबर 2023 तक 63,390 अरब रुपया हो चुका है, और वफाकी हुकूमत का मुकामी कर्जा 40,956 अरब रुपया तक पहुंच चुका है। वफाकी हुकूमत का गैर मुल्की कर्जा 22,434 अरब रुपया तक पहुंच चुका है। और इसी तरीके से जून 2023 में वफाकी हुकूमत के कर्जों का हुजम 60,841 रुपया है। ये अब तक की इत्तलाआत हैं जो कि हो चुकी हैं, और यही वो टोला है जिसको वापस लाने की कोशिश की जा रही है। इसी की तरफ इमरान खान साहब ने इकोनॉमिस्ट को जो आर्टिकल लिखा उसमें उन्होंने मेंशन किया है कि अगर इलेक्शन साफ शफाफ न हुए और लाडला सरकार को जबरदस्ती इक़्तिदार में लाया गया 2 नंबर और चोर दरवाजे से, और ये रिगिंग करके अगर इनको लाया जाता है तो इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान की मईशत का बेड़ा गर्क करना है, इसलिए ये काम ना किया जाए। लेकिन जाहिर है अभी इस बारे में कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि हालात व वाक़यात ये बताते हैं कि अंदर खाने बहुत कुछ हो रहा है। अब ये जो इलेक्शन पोस्टपोन करवाने का प्लान तैयार किया गया है, इसमें क्या चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी शामिल हैं, और अब चीफ जस्टिस का इम्तिहान है कि चीफ जस्टिस साहब इलेक्शन 8 फरवरी को मुनक़िद करवाते हैं या फिर जिम्मेदारी कबूल करते हुए इस्तीफा दे देते हैं, क्योंकि उन्होंने ये कहा था कि अगर हम इंसाफ नहीं कर सकते तो यहाँ बैठने की जरूरत क्या है, हमें घर चले जाना चाहिए। तो अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वर्सेस जो है वो एस्टेब्लिशमेंट कह लें, आप बाकी पॉलिटिकल प्लेयर्स कह रहे हैं, ये सब के सब अपने हाथ जोड़ के बैठे हैं और देखना है कि ये किसको पकड़ते हैं। अब आते हैं जी, इलेक्शन मुलतवी करने के लिए अमन व अमान का मसला बड़ा ही गंभीर होता जा रहा है या गंभीर बनाया जा रहा है। कल इस्लामाबाद में दिन दिहाड़े मौलाना साहब का कत्ल हो गया, और मौलाना साहब को कत्ल कर दिया गया गोलियां मार के। और देखते हैं कि इनके जो है कैमराज हैं वो मौजूद थे या फिर नहीं थे, ये अब आएगा वक्त बताएगा। उसकी वजह यह है कि इस मामला को इतना सादा नहीं है जितना बताया जा रहा है। चीज़ें खराब हो चुकी हैं और मामला हाथ से निकल चुके हैं। तो बहरहाल जी, टिकट्स फाइनल किए जा रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से, उम्मीदवार फाइनल किए जा रहे हैं, और साथ ही साथ सेनेटर गुरदीप सिंह को एक नोटिस जारी किया, शोकाज नोटिस, क्योंकि गुरदीप सिंह जो हैं वो ईवान में मौजूद थे, और ईवान में मौजूद थे जो जब ये करारदाद मंजूर हुई इलेक्शन ख़त्म करवाने की उस वक्त। तो जो नोटिस जारी किया गया है उसमें यह कहा गया है कि गुरदीप सिंह 3 रोज़ में तहरीरी जवाब जमा तलब करवाएं, और गुरदीप सिंह इंतखाबात के अल्तवा के हवाले से करारदाद की मंजूरी के दौरान ईवान में मौजूद थे। सेनेटर गुरदीप सिंह वजाहत करें कि ईवान में मौजूद होते हुए उन्होंने कोरम की निशानदही नहीं की। सेनेटर गुरदीप सिंह वजाहत करें कि उन्होंने इंतखाबात के अल्तवा के लिए आने वाली करारदाद की मुखालफत नहीं की, और सेनेटर गुरदीप सिंह ने जवाब ना दिया या इनका जवाब तसल्ली बख्श ना हुआ तो तहरीकी कवायद व ज़वाबत की रोशनी में कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। अब ये तो मैंने एक आपके सामने नक्शा रख दिया है। अब आते हैं कि सारे मामला किस तरफ ले जाने की कोशिश की जा रही है और क्या ये कामयाब हो सकेंगे। असल मसला ये है
کہ پاکستان تحریک انصاف کو جو کچلنے کا پلان بنایا گیا تھا وہ پلان ہو گیا خراب۔ اب 11 جنوری دور نہیں ہے، 11 جنوری کو IMF کا بورڈ کا اجلاس ہے اور اس میں اس بات کا تعین کرنا ہے کہ پاکستان کو امداد دینی ہے یا نہیں دینی، اور دینی ہے تو کتنی دینی ہے۔ زیادہ امکان یہ ہے کہ امریکہ سرکار جو ہے وہ اپنے IMF کو پیچھے ہٹا لے گا اور کہے گا جی بیک بینچز پہ چلے جائیں، فی الحال کسی کو بھی تنگ نہیں کرنا۔ تو اب آتے ہیں کہ یہ جو استعفے کی باتیں ہو رہی ہیں، نمبر 1 کیا چیف الیکشن کمشنر صاحب اب استعفیٰ دے دیں گے؟ کیونکہ ایک واحد کام انہوں نے کرنا تھا، الیکشن کروانا تھا۔ الیکشن کروانے میں تو بالکل ناکام ہوئے، البتہ انہوں نے 9 مئی کی آڑ میں بہت زیادہ ظلم کیا ہے، پہلے 25 مئی اور پھر اس کے بعد 9 مئی کی آڑ میں۔ تو 9 مئی کی آڑ میں جتنا بھی ظلم ہوا ہے یہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے۔ تو بہرحال اب قاضی فائز صاحب انہوں نے ایک پتھر پہ لکیر کھینچی ہوئی ہے، تو وہ الیکشن انعقاد کروا پائیں گے یا پھر ان کو پتھر کی لکیر مٹانی پڑے گی یا پھر انہیں استعفیٰ دینا پڑے گا چیف جسٹس صاحب کو۔ میری اطلاع یہ ہے کہ نہ ہی چیف الیکشن کمشنر استعفیٰ دے دیں گے، نہ ہی چیف جسٹس آف پاکستان استعفیٰ دیں گے، کیونکہ یہ لڑائی ہی اصل میں انڈیویجولز کی لڑائی ہے اور ہم تو درمیان میں آ گئے ہیں۔ تو دیکھنا یہ ہے کہ چیف الیکشن کمشنر صاحب اب استعفیٰ دیتے ہیں یا نہیں، اور چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز صاحب اپنی بات کو پورا کرواتے ہیں یا نہیں، یا پھر وہ مستعفی ہو جائیں گے۔ جبکہ دوسری جانب کینیڈا نے اپنے شہریوں کو پاکستان کا سفر کرنے سے کہا ہے کہ گریز کریں، کیونکہ پاکستان میں امن و امان کی صورتحال خراب ہے۔ کل اسلام آباد میں ایک علماء کرام میں سے ایک عالم دین کو قتل کر دیا گیا، شہید کر دیا گیا، اور ابھی یہ سچویشن جو ہے وہ تازہ ویو آئی ہے، اور اگر یہ سلسلہ امن و امان کا اسی طریقے سے رہا تو پھر جسٹس قاضی فائز صاحب تو شاید اپنی نوکری بچا لیں، لیکن بہت ساری جانیں جو ہیں وہ غیر یقینی کی صورتحال بہت زیادہ ہے، بد دلی بہت زیادہ ہے، اور اگر یہ صورتحال رہی تو یہ وبال جان بن جائے گا، اور کینیڈا کے اپنی شہریوں کو پاکستان سے کے غیر ضروری سفر سے گریز کرنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ یہ سب کچھ ہو رہا ہے اور پاکستان کی اکانومی کے بارے میں بھی خطرے کی گھنٹیاں بج رہی ہیں، اور نہ صرف ایک ادارہ بلکہ عالمی مالیاتی ادارے جتنے بھی ہیں وہ آبزرو بھی کر رہے ہیں۔ تو عمران خان صاحب نے جو جیل سے اکانومسٹ کو خط لکھا، آرٹیکل لکھا، وہ شائع ہوا، اور اس میں ایک بات اور بھی ہے، اس میں ایک تو ملٹری اسٹیبلشمنٹ بہت برا انہوں نے بے نقاب کیا ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔